बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अना महमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला, जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफॉन। गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिला। वो मुकाबला जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेमीफाइनल मुकाबला होना चाहिए, कांटेदार मुकाबला होना चाहिए, वैसा ही हमें देखने में मिला। लेकिन मुंबई में खेले गए मैच में दोनों जानिब से छक्कों और चौकों की बरसात हुई और रन्स के अंबार लगे। कल 499 यानी तकरीबन 500 रन्स बनाए हैं दोनों टीमों ने मिलकर। और बैटिंग पहले की मुकर्ररा ओवर्स में भारत ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 254 का पहाड़ जैसा हदफ जो है वो खड़ा किया इंग्लैंड के खिलाफ। और अगर हम इनके ओपनर की बात करें, संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ने सिर्फ 45 गेंदों पर 97 रन की ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप कायम की। ईशान किशन तो आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन का बल्ला जो शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 46 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 89 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें विल जैक्स की या आदिल रशीद की, तो उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की। फिर जवाब में जब इंग्लैंड की बारी आई तो जो उनका आगाज़ था वो कुछ अच्छा नहीं था। अर्ली ऑन विकेट्स गिरी, 55 रन पर 4 विकेट्स वो गवा बैठे थे। लेकिन इंग्लैंड का जो मैच है, मैच में वापस आना ऐसा लग रहा था कि मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया। और क्योंकि ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पर कि सिर्फ डिफीट नहीं होने वाली, इंग्लैंड को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त होगी, लेकिन जैक बैटल भारतीय टीम के लिए गले की हड्डी जो है वो बन गए और फिर अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए। विल जैक्स के साथ पहले 77 और सैम करन के साथ 50 रन की उन्होंने शराकत कायम की। मैच में इंग्लैंड की उम्मीदों को उन्होंने जिंदा रखा, मैच में उन्होंने इंग्लैंड को अलाइव रखा और आखिरी दम तक लड़ते हुए नजर आए। और बिलाखिर जाहिर है एक टोटल बहुत बड़ा था और कुछ गलतियां इंग्लैंड की तरफ से हुई। बैटिंग में अर्ली ऑन विकेट्स गिरी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड को 7 रन से जो है वो शिकस्त हुई। लेकिन ये डिफीट जो हम बहुत बड़े मार्जिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। इंग्लैंड मैच को बहुत क्लोज ले गया था और ऐसे मूवमेंट्स भी आए, ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से शायद ये मैच निकल जाएगा। लेकिन बिलाखिर भारत जो है वो दूसरा फाइनलिस्ट बन चुका है और संडे को अब आमने सामने होगा न्यूजीलैंड से। फाइनल में मुकाबला होगा भारत का अहमदाबाद के स्टेडियम में। आज के मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आपको बता दें टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनको वेलकम करेंगे। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। अजहर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उस्मान खान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान आपको भी वेलकम करेंगे। अच्छा अजहर भाई, कल इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला किया कि हम चेज़ करेंगे। फिर हमने देखा कि भारत ने एक बहुत बड़ा टोटल जो है वो सजाया। कल बैटर्स का दिन था, छक्के चौकों की बरसात सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई बल्कि दोनों तरफ से हुई। क्या गलती हुई इंग्लैंड की टीम से कल? नहीं, आई थिंक अगर ओवरऑल गेम देखा जाए तो सेमीफाइनल में 500 रन स्कोर हुए हैं दोनों तरफ से। देयर सम स्पॉट्स लाइक ड्यूरिंग द गेम थोड़ा सा उसमें था, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इट्स अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। मतलब जो है ना 500 से ज़्यादा रन स्कोर हुए हैं और आपको पता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है मुंबई, इज़ ऑलवेज वहाँ पे बड़े बॉल ज़्यादा फ्लाई करता है, ट्रैवल करता है, तो आई थिंक ज़बरदस्त था। और जैसे कि इंडिया की बैटिंग जब से संजू सैमसन ऑन टॉप पे आए हैं, पिछले मैच में भी हमने देखा उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, कल भी उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली। आई थिंक उसमें थोड़ा सा ये था कि आपने उनका कैच ड्रॉप किया, जो कैप्टन से उनका कैच ड्रॉप हुआ जब वो मेरे ख्याल गालबन 15 रन पे थे। तो जब आप ऐसे प्लेयर को मौका देंगे T20 फॉर्मेट में तो देन आपको जो है ना वो यू हैव टू पे फॉर दैट। और वो हमने देखा कि कल इंग्लैंड ने वो उसको पे किया है। आई थिंक कि अगर इंग्लैंड को ओवरऑल देखें तो आई थिंक कि उनकी बॉलिंग जो है, इसीलिए उन्होंने जो है टॉस जीत के रन चेस किए क्योंकि दे बैट डीप। लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा सा मुझे ये लगा कि कल जो है एक तो उनकी जो टैक्टिक्स थे वो भी ठीक नहीं थे और दूसरी ये है कि उनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही है टूवर्ड्स द एंड। तो लास्ट में उन्होंने 76 रन दिए 5 ओवर्स में वहाँ पे, एंड देन द 19th ओवर क्रूशियल ओवर था जो आर्चर का ओवर था, उसमें उन्होंने वो 20 रन दिए। तो जब आपका फास्ट बॉलर जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, जब हम बात करते हैं आर्चर की, अगर वो ही 64 रन देगा 4 ओवर्स में तो देन बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप बाकी बॉलर देखें तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनमें। जेमी ओवर्टन को देखें, सैम हैं, और फिर आखिरी ओवर उन्होंने फिर, हालांकि विल जैक्स ने वो 16 रन का आखिरी ओवर फिर अच्छा ओवर किया, तो विल जैक्स का ओवर
एंड में करवाया आपने उनके अगेंस्ट, जब वो स्पिनर को अच्छा, हार्दिक पांड्या स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने उसको करवाया। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चेंज थी जिसमें उन्हें प्रॉब्लम हुई। अगर आप क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड जिस तरह उन्होंने किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं उनके टॉप 2 इस टूर्नामेंट में आने से पहले, वो फिल शॉर्ट और बटलर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे, और उनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट वहां से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी दे फाइंड द वे थ्रू आउट द टूर्नामेंट के वो उन्होंने बहुत अच्छी फाइट अजहर भाई देखने में मिली, बहुत ही क्लोज कंपटीशन था कल, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 7 रन का ही सिर्फ मार्जिन रह जाएगा। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा मार्जिन होगा इस डिफीट का। ओवैस, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला दुरुस्त था? देखिए, टॉस इस पे मैटर तो ज़रूर कर रहा था, क्योंकि कल भी जब आप बात करते हैं, ख़ास करके जब चेस की बारे में बात है, तो कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले करने में जेन में आ रहा था। लेकिन कल जिस तरीके का पूरा मैच जो समराइज़ हुआ, दैट शोज़ के इस वक्त जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं, जो मॉडर्नाइज क्रिकेट हम T20 में कहते हैं, कि बैटिंग फेवरेटिज्म कितनी ज़्यादा हो चुकी है, जो बैट्समैन को फेवर करती है। आप देखें ना, कल टोटल 34 छक्के लगे हैं मैच के अंदर, ऑलमोस्ट 500 रन हुए। अगर ये चेज़ हो जाता, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता चेज़ का, तो दैट शोज़ के कितना ज़्यादा इस वक्त बैटिंग फ्रेंडली T20 क्रिकेट हो चुकी है, जो कि बैटिंग के इर्द गिर्द घूमती है। कल भी जैसे अजहर भाई बात कर रहे थे, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट इंडिया का था सिर्फ एक ही था, वो संजू सैमसन का कैच छोड़ना, जो कि उनको 89 तक लेके गया। उसके अलावा अगर आप बात करें, डुबे की बात करें, उसने बड़ी एक अच्छी पार्टनरशिप बीच के अंदर संजू सैमसन के साथ लगाई। लेकिन की फैक्टर्स में जब आप बात करते हैं, तो इनिशियली इंग्लैंड प्रेशर में ही आपको बॉलिंग यूनिट में भी नजर आया। जॉफ्रा आर्चर को लगभग 61 रन पड़े थे। पावर प्ले के अंदर वो ज़्यादा आपको पता है प्रेशर नहीं डाल सके इंडिया के ऊपर, एग्रेसिव अप्रोच था। हर ओवर के अंदर आप देखें, उनको इजीली 1-2 बाउंड्रीज तो मिल रही थी। फिर उसके बाद जो अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा है, वो आउटस्टैंडिंग कैच था, वो ब्रूक का वो अनबिलीवेबल कैच था जो उसने पकड़ा है। जब जैक्स की बात करते हैं, वो जब आउट हुए बीच के अंदर जाके, तो बहुत से ब्रेक थ्रूज तो बीच में है, लेकिन एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा इंग्लैंड को कि जिस तरीके से आप मैच को आखिर तक लेके गए हैं। 3 ओवर्स में अगर शायद 45 रन दरकार थे, 43 थे, तो लगभग लगा कि यार हो सकता है। लेकिन बैतल की बात करूं, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि अंडर 19 स्ट्रक्चर से आता है लड़का, वहां पर भी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। इंग्लैंड के पास मिडल ऑर्डर के अंदर जिस पोजीशन पे सुखद खेल रहा है, जब आप बैतल को निकाल के अगर आप इंग्लैंड को देखें, तो टॉप ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। वो जिस प्रेशर के अंदर आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, एक यंग लड़का के इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करे, दैट स्पीक्स के वो कितना टैलेंट और खास करके साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है इन कंडीशंस के अंदर। लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम। लेकिन मैंने कल भी एक बात की थी, इंडिया को फेवरेट इसलिए कहा था क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं। अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता अभिषेक की जगह, तो संजू सैमसन इस वक्त जिस फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बॉलिंग यूनिट की आपको बात करें, जसप्रीत बुमराह हैं, उसके अलावा पांड्या को देख लें, उन्होंने जो क्रूशियल ओवर्स 2 करवाए हैं, वो एक ज़बरदस्त ओवर्स थे। पांड्या इसलिए कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जिस तरीके से वो एंड के ओवर्स, उसने डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करवाई है, वो एक अच्छा अपना इकॉनमी रेट को लेके चला है। तो इट्स अ फुल पैकेज टीम यहाँ पर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि दिल दुखान इंग्लैंड को हराते हुए, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड ने कल खेली है, दैट शोज के इंग्लैंड फुल ऑफ फ्लेवर रन्स के अंदर थी। ऐसी गेम्स हम भी इतनी क्लोज आके हार जाते, शायद इतना हमें दुख नहीं होता। अजहर भाई, आपने भी टर्निंग पॉइंट की बात की, ओवैस भी अभी बात कर रहे थे, आपकी नज़र में टर्निंग पॉइंट वो 15 पे कैच छूट जाना था, या बुमराह को जब 18वां ओवर आप देते हैं और सिर्फ 6 रन वो बनने देते हैं, वो एक ऐसा टाइम था जहां पर मैच दूसरी तरफ भी जा सकता था, लेकिन बुमराह ने उसको रोक लिया? नहीं, आई थिंक आपके बड़ा अच्छा पॉइंट है। एक तो कैच वाला था जो कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद यहाँ पे सेट 2 बैट्समैन खेल रहे थे, और अगर आप देखें कि सैम करन जो है वो लास्ट ओवर्स में चांस ले रहे थे। उनका ख्याल था कि यहाँ पे कुछ स्पिनर ओवर करेगा तो हम उसको चांस लेंगे, ठीक है। उनको डूबे का नहीं था, लेकिन वो जो ओवर था, जो आई थिंक टू मच रिस्पेक्ट गिवन टू बुमराह, ही इज अ क्लास बॉलर। वो जो ओवर था जहाँ पे आपको उस ओवर में आपको 12 से 15 रन चाहिए थे, उसमें आपने सिर्फ 6 रन किए। और वहां पे आपको जो है अपने आप को जो है ना लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने बहुत ज्यादा रन लेफ्ट हो गए थे, कि जो कि अगर पांड्या ने जिस तरह का ओवर किया, उसमें थोड़ा मुश्किल हो गया कि लास्ट ओवर में आप जाके वो रन चेस करते। तो आई थिंक देखें 7 रन का डिफरेंस बना, जो मैं बात कर रहा हूँ कि उस ओवर में अगर 6 की बजाय अगर आप जो है ना उसमें 12 से 14 रन होते, तो इट माइट बी अ डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि लेकिन एक चीज़ मैं क्रेडिट दूंगा जो बैट्समैनों को, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ये अपने आप को ये बैक करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि ओके हम इस ओवर को हम निकाल लेते हैं, अगर विकेट गिर गई तो यहाँ हम ख़त्म हो जाएगा गेम, हम आखिर के 2 ओवर में जो है ना चांस लेंगे। एक तरफ से मतलब उन बैट्समैनों का जो ऑन ग्राउंड डिसीजन था वो बेहतर डिसीजन था, लेकिन आप जब इतने क्रूशल मैच में जब
सेमीफाइनल हो, इतना बड़ा मैच हो, तो वहां पे फिर आप जो है ना कहीं गलती कर जाते हैं। आई थिंक कि वहां पे दे मिस द ट्रिक, दोनों ने, सैम ने एंड बैटल ने जो है ना वो वहां पे जो है उन्होंने वो ट्रिक मिस की है वहां पे। बिल्कुल सही है। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, कैसा लगा कल का आपको मैच? आखिरी ओवर जो डूबे को दिया, ऐसा लग रहा था कि डूबे जो है वो इंडिया को ले डूबेंगे, जितने उन्होंने रन्स लीक कर दिए, लेकिन उस वक्त तक मैच जो है वो इंग्लैंड के हाथ से निकल चुका था। हाँ बिल्कुल, और 6 गेंदों पर 30 वैसे मैथमेटिकली देखें तो हो सकता था, लेकिन मुश्किल था इंग्लैंड के लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, जिस तरीके से उन्होंने इसको चेज को लेते हुए गए, और ऐसा लग रहा था कि एक चेजिंग गेम वो खेल रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो गेम से बाहर हो गए, और जितना बड़ा टोटल इंडिया ने बनाया था अपने होम ग्राउंड के अंदर, और डेफिनेटली इंडिया को एक एडवांटेज भी जाता था होम ग्राउंड पर खेलने का, और वंकाडे के अंदर उनका तो वैसे भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। और जहां तक बात थी इंग्लैंड की, तो उनके बॉलर्स ने काफी रन लीक किए हैं, खासतौर पर जोफ्रा आर्चर को काफी स्कोर हुआ। फिर उसके अलावा जो बाकी उनके ओवरटन है, और उसके अलावा जो दीगर बॉलर्स थे, उनको काफी ज्यादा रन्स उन्होंने लीक किए। और इसके अलावा संजू सैमसन ने जिस अंदाज में इनिंग्स का आगाज किया, वो कि उनका कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो इनिंग्स थी वो देखने के लायक थी। और उसी तरह कंपैरेटिव अगर आप उसका कंपेयर करें बीथल की इनिंग्स के साथ, तो वो भी एक लाजवाब इनिंग्स थी। लेकिन जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है, और कल का सेमीफाइनल एक बेहतरीन सेमीफाइनल था, लेकिन दुख हुआ है इंग्लैंड के हार गई वो, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था। और फिर आखिरी 3 ओवर्स के अंदर उस तरह से इंग्लैंड से रन्स भी नहीं हुए। जैकब बीथल बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी बुमराह ने ओवर किया अपना लास्ट, वो बेहतरीन ओवर था। फिर उसके अलावा सैम करन के पास भी कोई जवाब नहीं बचा था। हालांकि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उस तरह से जिस स्ट्राइक रेट से इनिंग्स की जरूरत थी, उस रफ्तार से वो इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर सके। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने पार्टनरशिप पे भी कहीं ना कहीं पे लैग किया, सिवाय जैकब बीथल के दूसरी तरफ से कोई लंबी इनिंग्स खेलने वाला बैटर उनके साथ नजर नहीं आया। गो के हर बैटर ने, खास तौर पर अगर आप विल जैक्स की बात करें या हैरी ब्रूक की बात करें, तो हैरी ब्रूक की विकेट जब गिरी है तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड इस मैच से आउट हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जैकब बीथल ने फाइट बैक किया, विल जैक्स के साथ छोटी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन लंबा नहीं लेके जा सके विल जैक्स भी। और लेकिन कहीं ना कहीं पे 200-250 रन का जो प्रेशर होता है वो नजर आ रहा था इंग्लैंड के ऊपर। और फिर इंग्लैंड जो इंडिया थी, उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा है। कमाल की फील्डिंग की है अक्षर पटेल ने, जो 2 कैच किए हैं, अनबिलीवेबल कैच था एक तो हैरी ब्रूक का, फिर रन आउट करना है जैकब बीथल को लास्ट ओवर्स के अंदर, बेहतरीन इंडिया की तरफ से। आप देखते हैं कि फाइनल के अंदर क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि एक दफा फिर कहीं इंडिया दोबारा से चैंपियन ना बन जाए। हाँ, ऐसे खतरे की घंटी है। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो अपना पिछला मैच खेला, इंडिया को कहीं ना कहीं डर ज़रूर है। साइकोलॉजिकल प्रेशर शायद दोनों टीमों पर इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों टीमें जीते हुए मोमेंटम के साथ आ रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से जीत के आ रही हैं। अच्छा ओवैस, कल का जो मैच था वो ठीक है, बैटिंग विकेट थी, लेकिन बॉलिंग दोनों तरफ से कहीं ना कहीं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। इधर से अगर इंग्लैंड ने रन लीक किए हैं, तो इंडिया की तरफ से भी, जैसे अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, उन्होंने 64 रन दिए हैं कल 4 ओवर्स में। देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें इस वक्त बॉलिंग यूनिट के इस वर्ल्ड कप पे वो ज़्यादा बैंक करते हुए हैं अपने स्पिन बॉलिंग यूनिट पे। कुलदीप यादव को वो ज़्यादा लीथल वेपन समझते हैं, खाली पाकिस्तान के खिलाफ उनको वो ज़्यादा वहाँ पर ही मौका देते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। चक्रवर्ती की बात करें, स्पिनर अच्छा है, क्योंकि उसको अच्छा भला क्योंकि उसकी जो स्पिन है खास करके उसकी बात करें, उसको परचेज अच्छा विकेट से मिलता है। लेकिन ये कल विकेट थोड़ा डिफरेंट था, इसमें कुछ ज़्यादा सच स्पिनर्स के लिए मौजूद नहीं था। फुल ऑफ बैटिंग फ्लेवर था। आप देखें ना, 500 के करीब रन्स बनना, दैट शोज के अंदर इसके अंदर रन्स कितने ज़्यादा इस विकेट के अंदर थे। मुंबई क्योंकि विकेट ही ऐसी ही जानी जाती है। लेकिन कल थोड़ा सा आप बात करी थी इस वक्त, अगर आप बॉलिंग यूनिट और ख़ास करके इंडियन बैटिंग की आप बात करें ना, हम लोग, आपको याद हो बहुत पहले से मैं इनकी बात करता हूँ, संजू सैमसन की। आई नो लोग कंपेयर करते हैं अभिषेक शर्मा को, यार ठीक है अभिषेक शर्मा एक प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, जो भी है, क्योंकि जिस तरीके का वो आगाज करता है आपको वही चाहिए। नंबर 1 है इस वक्त नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर उनका जरूर बैट पैच क्या है। लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड बैट्समैन की बात करते हो, संजू सैमसन उससे 90% ऊपर है। क्योंकि कल आप देखें ना, 3 महीने अगर आप इससे पहले जाएं, उसको जो रगड़ा लगा है इंडियन टीम के अंदर आने के लिए, चाहे डोमेस्टिक के अंदर हो, चाहे आप उस वक्त डोमेस्टिक के लगभग वो 350 कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह रहे थे उनको मैं अभिषेक शर्मा की जगह खिला लूं? वो तो अजीबोगरीब सा कॉन्फिडेंस। देखिए, वो कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आपका, जब एक प्लेयर इन फॉर्म बैट्समैन होता है, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया तो आप उसको हाई रेट तो करते हो। कल संजू सैमसन ने अभिषेक के बारे में यही कहा, उन्होंने कहा कि हमारा गो कार्ड प्लेयर है अपना, वो फाइनल आ रहा है, वो चल गया तो हमारे लिए एक फायदा ये होता है कि आप बैकअप करते हो अपने प्लेयर को। लेकिन मैं सिर्फ एक बैकएंड पे ये दिखा रहा हूँ कि 300-350 के करीब उसके फर्स्ट क्लास के T20 मैचेस हैं संजू सैमसन के। 3 महीने जो उसको रगड़ा लगा, इससे पहले इन आउट अपना टीम के साथ रहा,
कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले, लेकिन जब भी चांस दिया गया और इतने बड़े स्टेज के ऊपर जाके आप परफॉर्म करते हो, इससे पिछले मैच के अंदर भी आप देखें परफॉर्मेंस उसकी, दैट स्पीक्स कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट का रगड़ा कितना लगा के आप आए हो। आप अभिषेक की बात करते हैं ना, अंडर 90 स्ट्रक्चर से आया है, उसको ग्रूम किया है, गेस वो किंग्स उसकी तरफ से खेलता है, शायद मैं नाम बोल गया टीम का, आईपीएल के अंदर उसकी तरफ से वो खेलता है, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जो एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू संजू सैमसन उसका कम है, लिमिटेड है। लेकिन आप बैकअप सिर्फ देखें कि आपके पास वो एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करते, ऐसे टीम यूनिट खेले इस टूर्नामेंट के अंदर और उनके पास बैकअप प्लेयर्स मौजूद थे। चाहे आप अभिषेक की बात कर लेते हैं, अभिषेक परफॉर्म नहीं किया, संजू सैमसन उनके पास मौजूद है, डुबे उनके पास मौजूद है, पांड्या की बात करें वो पैचेस के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सूर्या के उस तरह से कोई रन्स नहीं अगर थ्रू आउट टूर्नामेंट में हम देख लें, लेकिन बाकी जो है वो उनको बैकअप करने के लिए जाहिर है मौजूद है, तो फिर उस तरह से क्रिटिसिज्म भी नहीं हो रहा और नजरें भी नहीं जा रही इन प्लेयर्स पर। लेकिन अभिषेक शर्मा पर जरूर क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो वरुण चक्रवर्ती हैं, कल का उनका जो ओवर है उसको लेकर जरूर दर्द सन भरे में है। अब ये देखना है कि क्या वो फाइनल में कुछ तब्दीली करके लेकर आते हैं और दोनों प्लेयर्स को रेस्ट कराकर किसी और को मौका देते हैं, इस पर देखना होगा। और मैं इस पर अजहर भाई से कमेंट भी लूंगी, लेकिन मुझे पहले जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। 2 फाइनलिस्ट टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं। इंडिया की वो टीम जो कि पूरे वर्ल्ड कप में हमें डोमिनेट करती हुई नजर आई। सिर्फ एक मैच उनके हाथ से गया, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया वो देखने लायक है और वो शानदार है। जिस तरह से जितनी तारीफ की जानी चाहिए उनकी टीम की वो कम है। अजहर भाई, मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रही थी, 2 कंसर्न इस वक्त इंडिया की टीम के लिए हमें नजर आ रहे हैं। एक अभिषेक शर्मा जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम देख लें, और दूसरा वरुण चक्रवर्ती। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न है इनको फाइनल में कॉस्ट कर सकता है, या फिर इनको बाहर बिठाना भी एक ऑप्शन हो सकता है इंडिया के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े मैच में उनको बाहर बिठाएंगे और वो दोनों उनके ऊपर बैंक करते हैं। जैसे हमने कहा, हमने पिछले मैच में देखा कि फिल एलन ने जो है ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया और वो अपनी टीम को सेमीफाइनल में ले गए। तो अभिषेक शर्मा की वो ऐसे ही रेट करते हैं। जहाँ तक बात की आपने चक्रवर्ती की कि यस वो कंसर्न हो सकता है रूट डेफिनेटली, क्योंकि उनको जो है इस वक्त बाकी टीमों ने फिगर आउट कर लिया है, वो उनको ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके नहीं खेल रहे, बैक फुट पे रहते हैं। जो बॉल उनके सामने होता है तो उनको ऊपर से हिट करते हैं, मिड विकेट की तरफ हिट करते हैं, तो ये उनके लिए कंसर्न है, लेकिन वो उसको बैक करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना वो अब चेंज हो चुकी है। हम बात करते हैं कि हम अभी भी जब अभी किसी भी बॉलर की होती है बात, तो हम देखते हैं कि पार स्कोर 170 के ऊपर हम बॉलर का जायजा ले रहे होते हैं कि यार उसने आज उसको 40 रन हो गए, आज उसको 45 रन हो गए। जब आपका मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, जब आप स्पेशली इंडिया में खेल रहे हैं जहाँ पार स्कोर 200 अबव है, तो जो भी बॉलर है आपका, अगर उसका बुरा दिन होगा तो वो 60 तक जाएगा। जैसे हमने कल देखा, आर्चर की बात की है, अगर उसका बुमराह ने इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद फिर भी 33 रन दिए हैं, या आप अक्षर पटेल को देखें तो उन्होंने 35 रन दिए हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम पार स्कोर जो है ना वो ऐसी कंडीशन में करते हैं जहाँ 170 180 का पार स्कोर होता है, उससे बॉलरों को हम जज कर रहे होते हैं। अब ये जो पिचेस हैं ये श्रीलंका की पिचेस से डिफरेंट है। अगर आप थ्रू आउट द श्रीलंका में देखें तो वहाँ पार स्कोर क्या था कि वहाँ पे 160 170 पार स्कोर था, अपार्ट फ्रॉम 2 गेम्स जो कि हाई स्कोरिंग हुए हैं, वो भी उस ग्राउंड पे हुए हैं जहाँ पे ड्यू आया है और वो पिच बहुत बेहतर था। इवेंचुअली जो वहाँ पे पिचेस थी वो स्लो और ग्रिप वाली होती। यहाँ इंडिया में जो है ना वो हाई स्कोरिंग, वेंकटे में खेल लें, बेंगलुरु में खेल लें, एक तो पिच बहुत अच्छा होता है, ऊपर से बॉल यहाँ पे फ्लाई करता है, तो आपके रन्स आपने देखा होगा कि कल भी 34 सिक्सेस लगे हैं। तो वो उसकी वजह यही है कि सम टाइम आप देखते हैं कि मिस हिट्स भी आपका जो है वो बाउंड्री के ऊपर चली जाती है। कल जिसमें सैम करन आउट हुए हैं, अगर वो देखें तो उन्होंने हिट तो मारी नहीं थी, उन्होंने जस्ट टैप किया है तो वो बाउंड्री तक पहुंच गया था बॉल। तो वहां पे जो है ना आपको जाहिर सी बात है फिर आपके बॉलर्स रन्स के लिए जाएंगे। अजहर भाई, एक और चीज़ जो कैप्टनसी हमें कल नज़र आई और जिस तरह से प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया है, ख़ासतौर पर मैं इंडिया की बात करूंगी, जो बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीलियां हमें देखने में मिली। शिवम दुबे को जो है वो ऊपर भेजा, फिर तिलक वर्मा जो है वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने में आए। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल कैप्टनसी को सूर्या कुमार की? देखें, जब आप डग आउट में बैठे हैं वहाँ कोच भी बैठे होते हैं, और आपका मैं पहले भी जो बात कर रहा था कि आपका T20 फॉर्मेट में ना आपके ओपनर के अलावा
हालांकि नंबर 3 जो है ना आप भेज सकते हैं, बल्कि 3 से नीचे जितने भी हैं वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैचअप के हिसाब से आपको अपने प्लेयर्स को यूज करना चाहिए कि आया कि कौन सा मैचअप है। आप जैसे आदिल रशीद के अगेंस्ट उन्होंने लेफ्ट हैंडर को भेजा कि जी आप जाके उनका बैटिंग ऑर्डर किया, ऊपर किया, तो आप जाके उसके अगेंस्ट रन्स करें। तो ये तो टैक्टिक्स हैं जो आप एज ए कैप्टन एज ए टीम आप करते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो हर जगह पे खेल सकते हैं, जिनको सिंगल भी करने आते हैं, एंड दे ऑल आर बाउंड्री हिटर्स। तो अब क्या है, अगर उनको सिंगल नहीं करने आते, अगर वो डॉट बॉल खेलते हैं उसके बाद बाउंड्री लगा के वो कवर कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मसला ये है कि अगर हम डॉट बॉल ज़्यादा खेल सकते हैं, हमारे पास जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी कम है बनस्बत इंडियंस के, तो वहां पे आप फिर फंस जाते हो, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। इनके पास ये है कि हिटिंग की ऑप्शन है, तो ये उसमें निकल जाते हैं। बिल्कुल सही है ओवैस। यही सवाल के बैटिंग ऑर्डर में एक तो जो तब्दीली की है, फिर बॉलर्स को जिस तरह से यूटिलाइज किया है, कहाँ पे आपने बुमराह को भेजना है, कहाँ पे आपने हार्दिक पांड्या को भेजना है, ये जो भी यूटिलाइजेशन थी, आप कैसे रेट करेंगे इंडियन कैप्टनसी को? देखिए, मैं अजहर भाई की बात को कोट करूंगा, जो वो भी हमेशा कहते हैं कि जब आप टॉप 3 बैट्समैन की बात करते हैं किसी भी T20 पोजीशन में, वो आपके फिक्स बैट्समैन, आपको पता होता है कि यार ये मेरे 3 बैट्समैन हैं, इनको मैंने नहीं छेड़ना। जब आप मिडल ऑर्डर की बात करते हो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। अगर आप तिलक वर्मा की बात करते हो, वो लड़का इंडिया का कप्तान खुद भी रहा है, वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स भी खेलना जानता है, फायर पावर भी जानता है। उसने नीचे जाके भी आप देखें ना, उसको फ्लक्चुएट किया, उसने नीचे जाके 7 गेंदों में तब भी जाके स्कोर उसने करके दिया है। डुबे की बात करें, उसकी पोजीशन चेंज की है, लेकिन एटलीस्ट उनको ये प्लेयर्स 3-4 ऐसे इनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि किसी भी टाइम आपको 6 हिटिंग जो बाउंड्री क्लियरेंस की आप बात करते हो, एबिलिटी इनके पास मौजूद है कि वो क्लियर कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं शायद मिडल ऑर्डर के अंदर, शायद क्या हकीकत है, मिडल ऑर्डर के अंदर स्ट्रगल करते हुए हमारे प्लेयर्स आपको नजर आते हैं। जहां पर आपको अगर 13-14 रन पर ओवर भी चाहिए, अगर आपको 15 का भी रन पर ओवर चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल 12-13 तो नॉर्मली आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। इनके 2-3 लड़कों को मैंने देखा है कि वो रोटेट द स्ट्राइक करके भी वो जो उनकी बॉल अगर लूज मिलती है तो वो बाउंड्री क्लियर करना इजीली जानते हैं कि वो कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, जिस तरीके से बुमराह इनको लीड कर रहे हैं, मुझे पता है एशिया कप में थोड़ा सा बुमराह आपको डिफरेंट कलर में नजर आ रहा था कि इज नॉट 100% फिट है, ऑफ कलर आपको नजर आया, लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद भी की, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अपने सीनियर प्लेयर को आप बैकअप जिस तरीके से करते हो वो फिर आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। बड़े स्टेज मैचेस के अंदर ये है बुमराह का इम्पैक्ट, को जिस तरीके से आता है। आप पांड्या की बात कर लें, उसको गोल्डन आर्म कहते हैं, जब आपको जरूरत होती है ब्रेक थ्रू की, वो आके बीच में आपको ब्रेक थ्रू देता है। स्पिन बॉलिंग यूनिट के अंदर स्पिनर्स को मार पड़ती है जब इस किस्म की विकेट आएगी, जैसे अजहर भाई कह रहे हैं, क्योंकि देखें कोई भी एक आता है ना स्पिनर, आप खास करके कहते हो कि ये एक मिस्ट्री स्पिनर है। मिस्ट्री स्पिनर इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ वो 1 मैच के लिए हो सकता है, 2 मैच के लिए हो सकता है, उसके बाद उसका डेटा एनालिसिस हर टीम के पास पड़ा होता है, शेयर कर रही होती है आपस में, क्योंकि लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है। आपको डेटा एनालिसिस होते हैं, आपको पता है इसका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जितने भी तक आप चक्रवर्ती के खिलाफ बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी देखो, सबने ज्यादा मिड विकेट एरिया पे भी उनको टारगेट किया है, क्योंकि आप शॉर्ट ऑफ द लेंथ बहुत ज्यादा चले जाते हो। लेकिन जो एक पाथवे फिर मैं कह रहा हूँ जो उनका मौजूद इस वक्त है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो ये कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रगड़ा तो अपने लड़कों को लगाते हो ना। ये सारे लड़के इंडिया ये खेल के आए हैं, कोई इंडिया खेल के आया, डोमेस्टिक के अंदर मार खाता रहा, 300-300 मैचेस खेले हैं, तब जाके आप इतने बड़े स्टेज के अंदर जाके आप परफॉर्म करते हो। लेकिन जो एक बैकअप की एबिलिटी होती है कि आप अपने प्लेयर के फेलियर में बैकअप करते हो, कुछ सीखना में भी पड़ना है। कुछ कहते हैं ना, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं जो आप सीखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो हम नहीं सोच पाते या हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम बाहर से, हमारे कैप्टन भी थोड़े से डरे सहमे, और जो बाहर से बता दिया गया भाई ये बैटिंग ऑर्डर है, आपने वही जाके इंप्लीमेंट करना है। मैंने आपको उस दिन भी बात की थी कि ऐसा कैप्टन, मुझे पता है कि एक दिन पहले आप कोच के साथ बैठते हो, आप इंप्लीमेंट प्लान करते हो कि मैंने ये चीजें बनानी है, लेकिन वंस यू स्टेप दैट फील्ड, उस वक्त यू आर द लोन वॉरियर, आप अपनी टीम को चलाना है, स्टेप्स लेने हैं, इतना अपना बोल्ड, अपना इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर कि कोच आपको डेफिनेटली आके बताता है कि यार ये कर सकते हो, ये प्लान मेरे पास है, लेकिन उसको काउंटर करना है। इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन जब पॉजिटिव चल रहे हो तो आपको लेने पड़ते हैं। जो सलमान अली आगा में थोड़े सा आपको एब्सेंट जरूर नजर आए इस चीज में कि शायद उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, लेकिन जितना उनको आप रन दे रहे हो, अल्लाह करे मैं फिर कहता हूं कि स्टेबिलिटी लेके आए। अगर आप कोच ये रखना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी लेके आए, फिर इनको और टाइम दें। ये नहीं करेंगे परफॉर्मेंस नहीं है तो अल्लाह हाफिज़ साइड पे करें, फिर किसी को इंटरम कोच आप लेके आए 3 महीने के लिए, परफॉर्मेंस ना हो फिर उसको साइडलाइन कर दें।
2027 में आपका वनडे वर्ल्ड कप है। Yes. तैयारी अभी से आपने असल करनी उसकी तैयारी है। आप ये ना करें कि 3 महीने पहले मैंने तैयारी करनी, तैयारी ये अभी जो से आपने आपने करनी। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। अगला जो हमारा वर्ल्ड कप है, आप अपने मेन प्लेयर बाबर आजम को बाहर बैठा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में भी क्या नहीं अवेलेबल होंगे? इस पर मैं बात करूंगी, अजहर भाई से भी कमेंट लूंगी। ये खबर सामने आई थी आज, कल हमने इस पर डिस्कस भी किया था। नेशनल T20 का मामला, उसमें बाबर आजम को वहां से भी ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि नसीम शाह और बाबर आजम जो है वो लाहौर वाइट्स की तरफ से खेलेंगे। मैं चाहूंगी उस्मान आपसे इस खबर की तफसील में जान लूं, और क्या बाबर आजम इस टीम को लीड कर रहे हैं या वो जस्ट एक टीम मेंबर के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, अभी तक तो जो हमें इब्तदाई तौर पर पहले तो बताया गया था, कहा जा रहा था कि बाबर आजम ने खुद रेस्ट तजवीज़ किया है, लेकिन उसके बाद जब वनडे स्क्वाड के अंदर उनका नाम नहीं आया बांग्लादेश के खिलाफ टूर के अंदर, तो फिर उसके बाद उनको अप्रोच किया गया लाहौर वाइट्स की जानिब से, तो फिर उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर की है और अब वो एज ए प्लेयर, अभी तक जो कहा जा रहा है एज ए प्लेयर वो खेल रहे हैं और आज शाम तक या कल वो टीम को बाकायदा तौर पर ज्वाइन भी कर लेंगे और कल से बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट का भी आगाज हो रहा है। और इसी तरह नसीम शाह का भी इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि वो भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के जो वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे, इसी वजह से उनको भी स्क्वाड में इब्तदाई तौर पर शामिल नहीं किया गया था। तो आज क्लैरिटी आई है, तो उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों को लाहौर वाइट्स में शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि काफ़ी तनकीद की जद में रहे हैं, खास तौर पर बाबर आजम, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा मामला उठा था वर्ल्ड कप के दौरान भी और उससे पहले भी। लेकिन आप देखते हैं कि नेशनल T20 कप उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और उसके बाद फिर PSL भी होगा। तो इन दोनों जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें अगर अच्छी कारकर्दगी इनकी रहती है और स्ट्राइक रेट कुछ बेहतर होता है, तो शायद हो सकता है कि आने वाली सीरीज के अंदर बाबर आजम को एक दफ़ा फिर कंसीडर किया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस पे बाबर आजम इन दिनों में, क्योंकि वर्ल्ड कप के एक अहम मैच के अंदर उनको ड्रॉप कर दिया गया था श्रीलंका के खिलाफ, और इतना बड़ा प्लेयर आप एज ए 12th मैन आपने इनको रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं पे उनका कॉन्फिडेंस शटर जरूर हुआ है। अब क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब नेशनल T20 कप कल से जो शुरू हो रहा है उसके अंदर अगर अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं तो फैंस फॉलोइंग तो उनकी बहुत ज्यादा है, और अगर कहीं ना कहीं पे वो 50 या 100 या 70 कहीं पे करते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो हो सकता है कि उनकी भी दोबारा से कॉन्फिडेंस आए और वो पुराना वाला जो बाबर कहीं खो गया है, हो सकता है हमें वो बिल्कुल। देखने को मिल हर जाए। प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक डिप भी आता है और फिर प्लेयर्स का कमबैक भी होता है। हमने माजी में भी देखा है, हमारे अपने बड़े बड़े नाम हैं, उनका कमबैक हम कर ले, या फिर दुनिया में बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, उनको बैक करना पड़ता है। हमारे यहाँ वो चीज़ थोड़ी सी लैक करती है। अजहर भाई, मैं आपसे इस बारे में कॉमेंट लूँगी, लेकिन पहले जाना है मुझे की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुझसे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंडिया की अब से थोड़ी देर पहले मैं बात करी थी अभिषेक शर्मा की कि उनको क्या ड्रॉप किया जा सकता है, जिस पर अजहर भाई ने कहा नहीं जी वो मेन प्लेयर है और उनको इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो ड्रॉप नहीं करेंगे, यानी उनको बैक करेंगे। अजहर भाई, लेकिन ये जो चीज़ है हमने पाकिस्तान में लैक करती हुई हमें नजर आई है। बाबर आजम को ठीक है वहाँ पर तो ड्रॉप किया गया, T20 के हवाले से तो उनका फ्यूचर हमें थोड़ा सा अजीब सा लग भी रहा है, लेकिन ODI में शामिल ना करना, इस पर हमने कल भी बात की थी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है जो ODI का वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या उसमें भी हमें बाबर आजम नजर नहीं आएंगे? क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपका उनके T20 में या ODI में? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो आपको या तो हेड कोच दे सकता है या आपको चीफ सिलेक्टर दे सकता है। अपेरेंटली क्या लग रहा है उनका फ्यूचर, बाबर का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, बाबर को आपने, अब बात हम करते हैं कि बाबर के साथ ये क्या हो रहा है। टेस्ट मैचेस में आपने बाबर को जो है ना ड्रॉप किया, उसके बाद आप उसको वापस लेके आए, ठीक है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में उनको ओपन करवा दी, ठीक है, उसके बाद ऐसी कंडीशन में न्यूजीलैंड में आपने उनको ओपन करवा दी जहां बॉल सीम स्विंग होता है, ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उनको बोला कि जी उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, उनका अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें और फिर हमको उनको वापस लेके आएंगे। बिग बैश में वो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, आप उनको वापस बगैर उसके ले आते हैं। या तो आपका फैसला, पहले वाला फैसला गलत था या बाद वाला फैसला गलत है। आपने बात की स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, आपका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है तो आप बाबर को 4 नंबर खिला रहे हैं जहां फील्ड खुल जाती है, जहां बॉल स्पिन होता है, जहां बॉल रुक के आता है, वहां तो बैट्समैन खेलते वाले ऊपर से 6 ओवर खेल के आए तो फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? अब T20 की परफॉर्मेंस पे आपने उनको वनडे से बाहर निकाल दिया। आप जो टीम अभी सिलेक्ट की है, ठीक है, जिसमें आपने बाबर को नहीं रखा, साइम को नहीं रखा, फखर को नहीं रखा, इनकी लास्ट सीरीज देखें, इनकी परफॉर्मेंसेस थी। नसीम को नहीं रखा, इनकी परफॉर्मेंसेस थी।
ठीक है, अभी आप जो यंग टीम लेके आए हैं, आई एम अप फॉर इट, लेकिन अभी आपकी जो यंग टीम में जो आपने विकेट कीपर को लेके आए हैं, गौरी को सेकंड विकेट कीपर को लेके आए, ना आपने हसीबुल्लाह को रखा है, रोहिल नजीर आपका टेस्ट मैच में था, ना आपने उसको रखा है। बहुत तो सारे मतलब मुझे question समझ marks नहीं आ रही कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कि किस तरफ को जाना चाह रहे हैं। जो प्लेयर आपने रखे भी हैं, उनकी रिसेंटली अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जो हम लायंस और शहीन के मैचेस हुए हैं जो दुबई में, तो इन प्लेयर्स की कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं थी। अगर आप परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, या आपने अभी वर्ल्ड कप के प्रेशर में आके आपने टीम में से 6-7 लड़के चेंज करने हैं ताकि आपका जो है ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, तो वो फिर आपके ऊपर है। अब 7 महीने के बाद आपका 8 महीने के बाद आपका वर्ल्ड कप है, तो भाई मेरे आपके कितने मैचेस हैं? अभी आपने देखा इस T20 वर्ल्ड कप से पहले इस मैनेजमेंट को 34 मैचेस मिले हैं, तब भी आप अपनी टीम को एक बना नहीं सके कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। अब आपके पास टाइम थोड़ा है, तो खुदा के लिए उस वर्ल्ड के कप के लिए अभी सोच लें कि हमारी बेस्ट 11 क्या होगी, सारे बैठ जाएं और देख लें। बाबर है, बाबर नहीं है, ये है, जो भी है आप डिसाइड कर लें और उनको बैक करें और उन लड़कों को वर्ल्ड कप तक खिलाएं। वरना आपके पास यही होगा कि वर्ल्ड कप सर के ऊपर होगा, हमें पता नहीं होगा जी हमारा ओपनर कौन है, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन है, हमारा फास्ट बॉलर कौन है। तो फिर आपके साथ यही मसला होगा। तो खुदारा प्लीज इसको देख लें। अजहर भाई सॉरी ना, अच्छा, आपको मैं सवाल सिर्फ अपना मैं सिर्फ एक अपना आपसे गाइडेंस से चाह रहा था। जब आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जो आजकल इशू भी बना हुआ है स्ट्राइक रेट वाला मामला, अब ये डोमेस्टिक स्टार्ट है कल से, पेशावर के अंदर सबकी नजरें होंगी इसके ऊपर भी, क्योंकि T20 के आपके टॉप के प्लेयर्स बकौल उनके कि उन्होंने उनको पिक किया हुआ है। क्या ऐसे पॉसिबल नहीं है PSL हो चाहे हमारा डोमेस्टिक हो, वहां पर जो एक स्ट्राइक रेट की लत हमने लगाई होती है, वो टॉप स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन के लिए हम लोग को एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दें कि यार जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करेगा उसको एक रिवॉर्ड मिला करेगा। यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास एक चीज आ जाए कि फ्रीक्वेंटली उस स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल कौन रहा है, कि क्या किस तरह का रिवॉर्ड? वैसे फाइन तो लगा देते हैं जो सही परफॉर्म नहीं करता। आपकी बात ठीक है, होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं बेस्ट बॉलर है, जो है ना बैट्समैन है, ऐसा आप कर सकते हैं स्ट्राइक रेट का, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि आप एक जगह पे टूर्नामेंट करवाते हैं, पिचेस ऐसी नहीं होती, बॉल उनके ऊपर आता नहीं है, कुछ इस तरह का मसला होता है, तो वो आप मुश्किल हो जाता है। अभी आप ये टूर्नामेंट ही देख लेना, T20 आपने ये अनाउंस किया है, ये आई अंडरस्टैंड कि ये वाला जो है डोमेस्टिक में था, लेकिन इसकी डेट्स कंफर्म नहीं थी। ये सडनली आपने इसकी डेट्स अनाउंस कर दी हैं कि ये जी आप हम खेलेंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, अभी आपने उसके बाद आपका PSL है, रमजान भी चल रहा है, आपने सडनली ये कह दिया कि जी ओके हम T20 करवाएंगे, यहाँ से हम करेंगे। तो ऐसे नहीं है भाई, आप दुनिया भर में जो शेड्यूल होते हैं वो 1 साल पहले होता है, उनकी डेट्स कंफर्म होती हैं, आपको वेदर का अंदाज़ा है, सारा कुछ है कि कब हमने क्रिकेट खेलनी है, आप लेके आ जाते हैं। अभी अगर बाबर ने कहा था कि पहले जो बात आ रही थी, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, उससे पहले बिग बैश खेल के आए हैं, ये लड़के सारे खेल के आए हैं, तो अभी ये जो वर्ल्ड कप से आए हैं, तो सारी सी बात है उनको भी थोड़ा सा टाइम ऑफ चाहिए, आगे PSL आ जाना है, उसके बाद आपके टेस्ट मैचेस आ जाने हैं, तो प्लेयर्स को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप यही बात कर देते हैं कि डोमेस्टिक नहीं जाके खेलते, भाई आप डोमेस्टिक अनाउंस कर दें कि हम जो है नवंबर फलानी डेट से लेके हम जनवरी 5 तक हम डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हर साल होगा, खत्म होगी बात। तो सब प्लेयरों को पता होगा कि उस टाइम पे आपकी सीरीज नहीं हो, हमने जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। जब आपको ये पता ही नहीं होता, आप NOC दे देते हैं, प्लेयर चले जाते हैं वहां जाके खेलते हैं, सडनली आपको होता है जी हमने T20 टूर्नामेंट। अजहर भाई, आई होप आज आपने जो बातें की हैं वो PCB सुने, और जो हमारा थिंक टैंक बैठा हुआ है वो इन बातों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करे, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो गोल होता है, हमें सीरीज भी जीतनी होती है, और जो बड़े टूर्नामेंट से सबकी नजरें उन पर होती हैं, तो हमारी ODI वर्ल्ड कप पर भी नजरें हैं कि उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। तो PCB क्या करने जा रहे हैं, अभी से जोड़कर बैठना पड़ेगा। मुझे करना है प्रोग्राम को क्लोज, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।